नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज एचटीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स से। और हमने यहां पर अच्छी खासी उठापटक पिछले 24 घंटों में बनते हुए देखी है। लेकिन आज हम बात करेंगे सोने चांदी पर, जहां पर बाजार को लगता है कि अगले 100 सवा दिन में यहां पर नए रिफॉर्म्स, नई पॉलिसीज, नए पुश देखने को मिल पाएंगे। और जिस तरह की सरकार अब यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, माना जा रहा है कि कुछ कठिनाई शायद रिफॉर्म्स के लिहाज से रह सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी सोने चांदी, एग्री रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर बाजार की नजर होगी। तो आपसे बात करेंगे कि अगले 100 दिनों में सोने चांदी पर यहां पर किस तरह के नियम आ सकते हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर भाव लगातार लुढ़कते हुए नजर आए हैं। अगर कल देर रात की बात करें तो न्यूयॉर्क सेशन में करीबन 1.5% हमने कच्चे तेल के प्राइसेस को लुढ़कते हुए देखा है। और जून के पहले हफ्ते में अब तक कच्चे तेल के भाव 6.5 से 7% तक फिसल चुके हैं। ऑफकोर्स यूएस इलेक्शन से पहले ये एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन क्या है इस गिरावट के मायने, ये बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे अनाज की। ऑफकोर्स यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड फूड रिफॉर्म्स की तो एक्सपेक्टेशन है ही आगे जाते हुए, लेकिन जिस तरह के सरकार के आंकड़े आए हैं, माना जा रहा है कि 2023-24 से 24-25 के नंबर्स यहाँ पर फूड के हिसाब से बेहतर रह सकते हैं। क्या है उसके डिटेल्स, उस पर भी करेंगे चर्चा। और साथ ही आपको बताएंगे कि मॉनसून की प्रोग्रेस यहाँ पर अब कैसी है। मुंबई में ऑलरेडी हम प्री मॉनसून शावर्स आता हुआ देख रहे हैं और बाजार का मानना है कि अगले 3-4 दिन तक हम आईएमडी की तरफ से एक स्ट्रॉन्गर पुश यहाँ पर मॉनसून की प्रोग्रेस में देख पाएंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, गंगानगर कमोडिटी के अमित खरे, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं। और अगर हम प्राइसेस देखें तो यहाँ पर भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। 11 साल का हाईज जो चांदी का था $32 का, उसके बाद अब चांदी $30 के नीचे कारोबार कर रही है। काफी हद तक यही हाल सोने का भी है, जहां पर हमने $125 की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से सोने में भी दर्ज होते हुए देखी है। तो चिराग, सबसे पहले ऑन द प्राइसेस, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी है। जिस तरह की गिरावट हमने मई के सेकेंड हाफ में आते हुए देखी थी, जून की शुरुआत उसी लिहाज से हुई। जी देखिए, मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर आई है और मैं कहूँगा कि आफ्टर एक बहुत बढ़िया जो परफॉर्मेंस सोने और चांदी ने दिया है पिछले कई महीनों में, करेक्शन ये हेल्दी करेक्शन है। थोड़ा और मार्केट अगर करेक्ट हो तो आगे उसके जो आसार है वो बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं कहूँगा कि अगर $2300 अगर मार्केट तोड़ता है तो शायद और एक $70 से $100 का करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये करेक्शन जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। काफी सारे लोगों ने सोने और चांदी दोनों की रैली एक्चुअली मिस की थी। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन के आ सकती है। साथ ही चिराग, चांदी कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर जो डिक्लाइंस हैं वो ज़्यादा शार्प हैं। 30 के नीचे अब हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं और बाजार काफ़ी समय से ये मान के चल रहा है कि अगर 30 टूटता है तो फिर और गिरावट गहरा सकती है। टारगेट्स यहाँ पर 29, 28, 27 तक के भी हैं। देखिए, चांदी हमेशा से वोलेटाइल रही है और आगे भी चांदी में वोलेटिलिटी बढ़कर आएगी। और जब जब हमने देखा है कि चांदी में रैलीज आए तो उससे करेक्शन भी बहुत ज्यादा स्टीप रहे हैं। मैं कहूँगा कि देखिए, चांदी में फंडामेंटल्स हम कहते आ रहे हैं कि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सोने के कंपैरिजन में चांदी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे डिमांड काफ़ी हद तक रोबस्ट है। चांदी में हमारे जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो $32 से $34 के बीच के टारगेट्स है अगले 12 से 18 महीने के। सो मैं कहूँगा कि अगेन करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक को चांदी में निवेश करने के लिए। ओके तो चिराग, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऑफ कोर्स ये है कि एक बड़ा जो इवेंट था इंडियन मार्केट्स के लिए, इलेक्शंस, वो अब यहाँ पर हमने पूरा होता हुआ देखा है। वोट भी काउंट हो चुके हैं। अब ये एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि जो भी सरकार आएगी वो कोएलिशन वाली सरकार आएगी। इसके चलते अब आगे जाकर सोने चांदी में किस तरह के रिफॉर्म्स की आपको एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सभी सेक्टर्स ने यहाँ पर पहले 100 दिन सरकार क्या कर सकती है उसके ऊपर काफ़ी सारी विश लिस्ट भी थी। सरकार ने वेरियस सेक्टर से रीच आउट करके ये पूछा, मांगा भी था। तो जहाँ तक गोल्ड सिल्वर की बात है, आप क्या सुन रहे हैं, किस तरह के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रहे हैं इंडस्ट्री की तरफ से? देखिए, इंडस्ट्री के एक्चुअली मैं कहूँगा 3 या 4 ब्रॉडर डिमांड्स रही है गोल्ड इंडस्ट्री को लेके। एक जो है कि इंपोर्ट ड्यूटी कट, सबसे पहली चीज। दूसरी कि IIBX में शायद ये किया जाए कि बैंक्स की रिफॉर्म्स किए जाए ताकि वो IIBX से डायरेक्टली खरीद सके और शायद कंसाइनमेंट मॉडल बंद किया जाए। और तीसरी GMS में रिवैम्प।
अब क्योंकि एक कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई है, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज्यादा करना पड़ेगा, स्पेशली कंजम्पशन ड्राइव करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता है इनपुट ड्यूटी में कोई भी टिंकरिंग होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा चाहिए खर्चने के लिए। तो वो चीज शायद मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ये भी नहीं लगता है कि गवर्नमेंट एक स्वीपिंग रिफॉर्म लेके आएंगी, ये कि कंपलसरी बाइंग हो आईएबीएक्स के थ्रू या स्पॉट एक्सचेंज के थ्रू। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जीएमएस को जरूर एक रिवैम्प कर सकते हैं, बट जो शायद सबसे बड़ा फायदा गोल्ड इंडस्ट्री को होगा वो ये अब सरकार कंजम्पशन ड्राइव करने पे फोकस करेगी, तो शायद लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, पॉपुलस बजट होगा, उसका एक इनडायरेक्ट फायदा जरूर गोल्ड या सिल्वर डिमांड पे हो सकता है। तो एक कंजम्पशन ड्राइव हो सकती है जिसका इनडायरेक्ट फायदा यहाँ पर सोने और चांदी को हम उठाता हुआ देखेंगे। एक सवाल यहाँ पर चांदी पर भी चिराग, क्योंकि ऑफ कोर्स काफी सारे रिफॉर्म्स जो आएंगे उसमें एनर्जी रिफॉर्म्स भी आएंगे, रिन्यूएबल्स के भी आएंगे, सोलर ऑफ कोर्स सरकार का एक बहुत स्ट्रांग यहाँ पर पुश रहा ही है। आप देखेंगे वो पुश यहाँ पर बरकरार और उसका फायदा चांदी को आता हुआ। या बिल्कुल, आई थिंक आप जानते हैं कि हमने बीच में एक रिपोर्ट निकाली थी वर्ल्ड सिल्वर सर्वे, और उसमें एक चीज क्लियरली आया है कि फोटोवोल्टिक जो डिमांड है, सोलर डिमांड है, बहुत स्ट्रांग रही है, और उसका एक सपोर्ट चांदी की ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड पे रहा है। और इंडिया में भी ऑल्टरनेट एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस है। मैं कहूंगा ये फोकस बरकरार रहेगा। इस गवर्नमेंट की रिन्यूएबल एनर्जी को लेके काफी ज्यादा हद तक एक विजन है कि अगले 10 साल में कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज किया जाए, और इसका एक ग्लोबली चांदी को फायदा होगा। हालांकि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि सिल्वर पेस्ट या सिल्वर पाउडर जो सोलार के लिए यूज होती है, हम अभी भी उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। हालांकि काफी सारी कंपनीज अब इस पे जरूर एक काम कर रही है, आर&डी कर रही है कि इन सोलार पेस्ट और सोलार पाउडर को कैसे इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए। तो क्लियरली उसका एक फायदा यहाँ पर मार्केट्स में बनने को मिल सकता है। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम डिटेल कॉन्वर्सेशन के लिए भी। तो क्लियरली प्राइसेस में कुछ और करेक्शन हम यहाँ पर सोने चांदी में आता हुआ देखेंगे, जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जहाँ तक सोने और चांदी के रिफॉर्म्स की बात है, वो हमको चिराग ने यहाँ पर कहा ही है, जो हम आपको यहाँ पर फ्लैश करके भी बता रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी है या IBX में यहाँ पर बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं, GMS की रिवैम्पिंग है, वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कुछ जो शायद सरकार यहाँ पर देख सकती है। इंडस्ट्री ने इसको लगातार रिप्रेजेंट भी किया है, लेकिन क्या सब कुछ आएगा? शायद नहीं। क्या सरकार बहुत बड़ी स्पेंडिंग यहां पर कर पाएगी? शायद नहीं। क्या हम स्वीपिंग रिफॉर्म्स आता हुआ देखेंगे? शायद वो भी नहीं। लेकिन एक कंजम्पशन को जरूर पुश आता हुआ नजर आएगा, जिसका फायदा हम यहां पर सोने में आता हुआ देखेंगे, और चांदी क्लियरली रिन्यूएबल्स और जो सोलार PV डिमांड है उसका फायदा यहां पर उठाती हुई नजर आएगी। तो क्लियरली जो नई सरकार बन के आती है वो इन सभी मुद्दों को, जहां तक सोने चांदी की बात है, एज एन इंडस्ट्री यहां पर इसको देख सकती है। तो ये तो बात हुई ऑफकोर्स रिफॉर्म्स की, लेकिन अमित हमारे साथ है। अमित, आप कैसे देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस भारतीय बाजारों में? अब यहां से क्या करने की राय है? मनीषा जी, शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो 90,200-300 के आसपास जुलाई वाला सिल्वर में फ्रेश बिकवाली का ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिहाज से किया जा सकता है। 89,000 और 88,000 के आसपास के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं पे गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 72,250 इसका अच्छा एक इंट्राडे का सेलिंग का पॉइंट है। 72,550 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर 71,700 तक के टारगेट इसमें भी आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है, तो एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अभी शॉर्ट टर्म में अपनानी चाहिए ट्रेडर्स। ऑलराइट, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर सोने चांदी में अपनानी चाहिए। साथ ही अमित, अगर मेटल्स को देखें तो यहाँ पर भी जून की शुरुआत कुछ बहुत अच्छी नहीं हुई है। अगर हम मेटल्स के वीकली चार्ट्स को यहाँ पर देखें तो करीबन 5 से 8% तक की गिरावट यहाँ पर मेटल्स में देखने को मिली है। कॉपर करीबन 4.5% गिर चुका है पिछले एक हफ्ते में। ये जून की शुरुआत की बात है। जहाँ तक एल्यूमिनियम, जिंक की बात की जाए, हमने करीबन 5 से 7.5% की गिरावट यहां पर भी आते हुए देखी है। आयरन और प्राइसेस 7 हफ्ते के लोज पर हैं, कॉपर 1 महीने के लोज पर है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल मेटल्स जहां पर अब हम खड़े हैं? क्या ये करेक्शंस अपॉर्चुनिटी हैं खरीदारी के लिए, या आपको लगता है कुछ और गिरावट आ सकती है? ये करेक्शन या फिर इसको मुनाफा वसूली ही मैं बोलूंगा। ये जो है आगे अभी 2 से 3 दिन और कंटिन्यू रह सकती है। चार्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो 870 रुपए का लेवल जो है कॉपर के लिए काफी अट्रैक्टिव है सेलिंग के लिए। अभी 865 के आसपास भाव है। 870 के आगे बिकवाली का है। 875 का स्टॉप लॉस आकर 857 तक के टारगेट कॉपर में रखे जा सकते हैं। वहीं पे जिंक की अगर मैं बात करूं तो 263 रुपए के आसपास इसमें बिकवाली करें। 265 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 258 तक के टारगेट जिंक में भी रखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल अभी 1 से 2 दिनों के लिहाज से सेल और राइज की स्ट्रेटजी बेस मेटल में भी अपना सकते हैं।
ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर मेटल्स और भी गिरावट दिखा सकते हैं। और आपको याद दिला दें कि फ्राइडे को यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है और उसके पहले कोई बहुत बड़ी खरीदारी आप इन कमोडिटीज़ में आता हुआ देखेंगे शायद नहीं, और उसी का असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा भी है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा। उनसे जानेंगे कि ये जो कोलिशन की सरकार की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे आ सकता है। ऑफ कोर्स मॉनसून की प्रोग्रेस अच्छी है, उस पर भी उनका एक व्यू लेंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप जुड़े हैं हमारे साथ एचडीएफसी स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में। हमारे साथ अब एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा जी हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले तो जिस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट की तैयारी यहाँ पर फिलहाल भारत कर रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट आप एग्री रिफॉर्म्स पे आता हुआ देखते हैं, और अब यहाँ से क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए इस सेगमेंट के लिए? बहुत स्पष्ट है जो मैंडेट आया है कि भाई ग्रामीण इलाकों में जो रोष था वो प्रकट हुआ है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन कि वो जो अपोजिशन पार्टीज अगर स्ट्रेंथन हुई हैं तो वो ग्रामीण जो रोष था वो सामने नजर आया है। इसका मतलब है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, और जो कि पिछले कई सालों से जो ब्रॉडर डोमिनेंट नैरेटिव है उसके अंदर वो कहीं खो गया है। और आई थिंक नाउ द गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि भाई आज तक जो वो इतने सालों से शायद उन्होंने मिस किया है, अब वो टाइम आ गया है कि उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो अब का बजट आएगा उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर को जहां पर देने की बात पहले की गई है, लेकिन अब शायद एक समय आ गया कि उसको एक टाइम बाउंड तरीके से हम एक पूरा प्लान लेकर आए। इसका कारण ये है कि एग्रीकल्चर में हम जानते हैं कि तकरीबन 50% देश की पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, और 50% यानी 70 करोड़ लोग खेती में जुड़े हुए हैं या उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और उनका जो बजट है सालाना वो हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं देवेंद्र जी, आपके पास फिर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका पॉइंट वैलिड है कि 70 करोड़ डिपेंडेंट हैं और क्लियरली एक रोड मैप लेके आना होगा विद टाइमलाइंस, यहाँ पर आप कह रहे थे। देवेंद्र शर्मा जी, तो आपकी टॉप 5 एक्सपेक्टेशंस अब यहाँ पर अगर हम रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, देखते हैं आता हुआ, तो वो क्या होनी चाहिए? देवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, देवेंद्र शर्मा जी को यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है, उनसे फिर से संपर्क जोड़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे वो कह रहे थे कि एक आक्रोश है जो रूरल इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली प्रकट किया है, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हैं, और जो नई सरकार है उनको एक क्लियर रोड मैप तो लेकर आना ही होगा, लेकिन उस रोड मैप को यहाँ पर टाइम लाइन्स के साथ लेके आना होगा। वो एक इंपॉर्टेंस यहाँ पर रहेगी। एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर ऑफकोर्स यहाँ पर शुरू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा ही है, और जैसे वो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन या फिर जो 70 करोड़ की आबादी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर एग्रीकल्चर से इन सम सेंस रिलेटेड है, डिपेंडेंट है इसके ऊपर, और वो यहाँ पर कुछ एब्सोल्यूट ऑन ग्राउंड बेहतर तरीके से होता हुआ देखना चाहेंगे। वो यहाँ पर एक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आपको ये भी दाद दिला दें कि यहाँ पर आगे जाते हुए ऑफकोर्स 2-3 स्टेट्स की अभी यहाँ पर स्टेट इलेक्शंस भी हैं, उसके ऊपर भी बाजार की यहाँ पर नज़र रहेगी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जिस तरह के नंबर्स हमने आता हुआ देखे हैं, और जैसे देवेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि जो रूरल इंडिया से नंबर्स हैं वो क्लियरली यहाँ पर पलटते हुए नजर आए हैं, तो वो क्यों है और वो क्या चाहेंगे आगे, किस तरह के रिफॉर्म्स यहाँ पर बनने चाहिए, उस पर एक नज़र यहाँ पर होगी। साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दें कि मानसून की प्रोग्रेस यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन हुई है। खरीफ की बुआई का टाइम है, तो ये काफ़ी अपॉर्चुन टाइम है उस तरीके से भी। और जो कैबिनेट मीटिंग है आज ऑफ कोर्स 11:30 बजे की है, हम देखेंगे कि उसमें क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो रूरल कंट्री है, जो फार्मर एज अ सेगमेंट है, वो यहाँ पर एमएसपी का भी इंतजार कर रहा है जो खरीफ के लिए है। उससे भी पता चलेगा कि किस तरह की एक जो प्रॉमिस है सरकार की तरफ से वो कैसी है, किस तरह की बुआई हम यहाँ पर किसान को करता हुआ देखेंगे, क्योंकि बारिशें कई नीचे वाली स्टेट्स में अब शुरू हो चुकी हैं। ऊपर की स्टेट्स में जो मेजर बोल है वो यहाँ पर तैयारी है कर रहा है, तो उनके लिए भी एमएसपी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देवेंद्र शर्मा जी, आप यहाँ पर हमें बता रहे थे कि मेजर रिफॉर्म्स अब इस सरकार की तरफ से क्या होने चाहिए?
सबसे बड़ा जो रिफॉर्म है जो किसान एक्सपेक्ट करते हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर आके टिकता है। इतने सालों से किसान डिमांड करते आ रहे हैं कि भी उसको एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया जाए। ये मानता हूं कि ये बजट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरकार को जब अगला सेशन होगा तो इस पर ध्यान देने का जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज हमने ये भी देखा है कि अभी हाल में जो यूरोप में 24 देशों में जो प्रोटेस्ट हुए थे किसानों के, उसमें एक डिमांड जो उभर कर आई है कि बहुत सारी कंट्रीज में ये मांगा जा रहा है, ये मांग रहे हैं किसान कि एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कानूनी अधिकार दिया जाए। वहां पर भी ये बात हो रही है कि एक मिनिमम गारंटीड प्राइस किसानों को मिले। भारत में इससे बड़ा रिफॉर्म जो है, मुझे लगता है कि जो नंबर 1 स्टेप होना चाहिए वो यही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी अधिकार दिया जाए। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि भी ये जो सीजन अभी आ रहा है, पैडी का सीजन होगा, ये हम सब जानते हैं। पिछले साल पैडी का ड्रॉप हुआ था, हम जानते हैं प्रोडक्शन में, क्योंकि मौसम के करके, और अब भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से मौसम ऑपरेट कर रहा है या जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं उसको, अभी तक तो नॉर्मल लगता है। पर ये हम ना भूलें कि अभी एल नीनो का इम्पैक्ट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, और साथ में ला नीना जो है, जो ज्यादा अधिक रेन लेके आता है, उसकी भी जो गति है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि देयर कैन बी हैवी फ्लड्स इन सम एरिया, जैसा कि हमने अभी नॉर्थ ईस्ट में देखा बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स। बट लेकिन उसके बगैर भी हम मान सकते हैं या देख सकते हैं कि शायद ये एक क्राइसिस हमारे सामने उत्पन्न होगा जो प्रोडक्शन के ऊपर हिट करेगा। पर अभी तक तो वी हैव अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन इस साल वीट की, एंड आई थिंक दैट शुड बी वेरी एनकरेजिंग फॉर अस। देवेंद्र शर्मा जी, साथ ही वेरियस स्टेट्स में जिस तरह से सरकार आई है, आपको लगता है कि हर स्टेट की जिस तरह की अब यहाँ पर मांग होगी, जिस तरह का कोalition यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशल स्टेटस की यहाँ पर बात की जा रही है कुछ स्टेट्स में, यहाँ पर क्या उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप एग्रीकल्चर एज अ सेगमेंट को, एज अ सब्जेक्ट को? मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमें बात जो फोकस करने की है या देखने योग्य बात जो है वो ये है कि पंजाब और हरियाणा में जो अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसमें किसानों का जो उसका रोष है वो बिल्कुल साफ नजर आया है। हमने देखा है कि पंजाब में 13 सीटों में से 7 कांग्रेस के पास, कोई भी बीजेपी के पास इस बार सीट नहीं आई है। पिछले बार जो पिछला इलेक्शन था उसमें 2 सीट्स थी, अब 0 है। और इसी तरीके से हम देखें हरियाणा में भी जो पहले 10 सीट्स बीजेपी को थी वो आधी हो गई हैं, 5 कांग्रेस को गई हैं, 5 बीजेपी को गई हैं। इसका मतलब है कि जो फार्मर्स का कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, और उससे एक सबक लेना चाहिए दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को, पंजाब को भी और हरियाणा को भी। और जब पंजाब और हरियाणा, मुझे लगता है कि इस बात पे फोकस करेंगे कि कैसे किसानों का जो गुस्सा है उसको एड्रेस किया जाए बाय वे ऑफ, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि कैसे किसानों की इनकम बढ़े। जैसे कि फॉर इंस्टेंस हरियाणा की एक बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, हरियाणा इज द सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेट इन दिस कंट्री एग्रीकल्चर, जहां तक की मैटर करता है। और देखने में ये आया है, अभी एक HIU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्टडी आई है, और वो ये बताती है कि हर किसान के ऊपर तकरीबन 1,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा खड़ा है साल के अंत में। एंड ये उन्होंने दिया 3 एकड़ से नीचे जिनके पास जमीन है, उनका अगर ये औसतन जो हम डेट देखते हैं तो इससे पता चलता है कि चाहे प्रगति हुई है बाय वे ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन जहां तक फार्मर वेलफेयर की बात है वो आज भी किसान जो है हरियाणा का वो डिस्ट्रेस में है। सो आई होप द न्यू गवर्नमेंट, क्योंकि अभी 4 महीने बाद इलेक्शन भी स्टेट के आएंगे, तो उनको तो फोकस जो करना ही पड़ेगा कि किसान की इनकम किस तरीके से बढ़ाई जाए। तो ये जो 2-3 बातें हैं, और एक ये तो है नॉर्थ की, और एक महाराष्ट्र में भी इस बार बहुत बड़ा, पहले भी हम बहुत सारे लोग बता रहे थे कि भाई रूरल डिस्ट्रेस का एक इम्पैक्ट पड़ेगा वोटिंग पैटर्न पे, और वो हमारे सामने बहुत क्लियर है। तो ये 3-4 जो मुख्य स्टेट्स हैं जहां पर कि ये इम्पैक्ट देखने को मिला। मुझे लगता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा इन एडिशन टू द सेंटर। फेयर पॉइंट। देवेंद्र शर्मा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और बहुत डिटेल्ड में और बहुत पॉइंटेडली वो चीज़ें यहाँ पर पॉइंट आउट करने के लिए कि क्या यहाँ पर व्हाट वेंट रॉन्ग ऑफ कोर्स, और यहाँ पर आगे जाकर सरकार को क्या करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी यहाँ पर क्या करना होगा, कैसे उसे एड्रेस किया जाए, उसके बारे में एक डिटेल जानकारी देने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन इक्विटीज़ पर पूरा ध्यान हम देंगे इस ब्रेक के बाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।